हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग फिर से पॉलिटी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी डिस्कस करी थी और आज हम लोग उसके आगे का सेगमेंट डिस्कस करेंगे। देखो, पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि भारत में जो प्रावधान हैं, दूसरे देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, मतलब कि दूसरे देशों से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण करी हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ताकि उससे 1 से 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 14-15 मिनट की वीडियो है, उतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है नागरिकता का। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है नागरिकता का, क्योंकि नागरिकता से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नागरिकता से क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ आपको डेट याद करनी पड़ती है। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 डेट है, ठीक है, वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, उससे पहले जो है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। ये क्वेश्चन का आंसर आप पूरी वीडियो देखने के बाद दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि जो पार्लियामेंट है उसने सिटीजनशिप एक्ट कब पास किया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है 1950, बी है 1955, सी है 1960 और डी है 1965। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है आपको कमेंट में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है ना, तो वो हम लोगों ने किस देश से लिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे देशों से कुछ प्रावधान लिए हैं ना, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप पिछली वीडियो को देख करके दे सकते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। पहला ऑप्शन है कि ए ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। दूसरा है कनाडा से लिया है, या ए और बी दोनों जगह से लिया है, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता की, वो किस देश से ली है, वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग नागरिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है नागरिकता, मतलब कि देखो, भारतीय संविधान के भाग 2 में, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भाग 2 ध्यान रखना। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में यह उपबंधित है कि भारतीय राज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे। तो नागरिक कौन होंगे इसके बारे में हमें कहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल 5 to 11 के बारे में। जब हम 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर नागरिकता के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे देंगे पार्लियामेंट के पास, ठीक है, राज्यों के पास, या राज्य विधानसभाओं के पास, राज्य विधान परिषद के पास, या फिर दे देंगे कि राष्ट्रपति के पास, या प्रधानमंत्री, इस तरह ऑप्शन, गृह मंत्री, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बनाने को तो बन जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि संसद के पास होता है। ठीक है, अपनी इस शक्ति का प्रयोग संसद ने सर्वप्रथम कब किया, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो 1955 ने नागरिकता अधिनियम पारित किया। ठीक है, और सबसे पहली बार ये शक्ति का अपने प्रयोग किया नागरिकता के संबंध में। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। किस तरह की नागरिकता है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता। ठीक है, और कुछ देशों में 2 तरह की नागरिकता होती है। 2 तरह की नागरिकता का मतलब कि जैसे कि ये पूरा देश है, देश जो है स्टेट में डिवाइड है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। तो राज्य की अलग नागरिकता होती है, पूरे देश की अलग नागरिकता है। जैसे कि यूएसए, अमेरिका जो है, अमेरिका में जितने भी 50 स्टेट हैं, ठीक है, सबकी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ की पहले नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस स्टेट के, जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। फिर जो है एक नेशनल लेवल की नागरिकता है। ठीक है ना,
एक नेशनल लेवल की नागरिकता होती है और राज्य की नागरिकता, जो देश के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं उनकी नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है। तो इस तरह हो जाती है एक स्टेट लेवल की नागरिकता और एक हो जाती है नेशनल लेवल की, तो वो दोहरी नागरिकता कहलाती है। ठीक है, आप लेकिन अपने इंडिया में क्या है, एक ही नागरिकता है, मतलब कि आप आपके पास आधार कार्ड है, आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, पूरे देश में घूम सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक ही तरह का कार्ड सबके पास है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूपी वालों का अलग कोई पहचान पत्र होता है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, या एमपी वालों का अलग होता है। सबका सेम जैसा होता है। ठीक है, बस स्टेट अलग अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग देश के नागरिक हैं, किसी राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे, अन्य देश के नहीं। अर्थात किसी भी स्तर पर दोहरी नागरिकता स्वीकार्य नहीं है। तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि नागरिकता क्या है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की हमने बात करी कि हमने अगर ये जानना है नागरिकता के बारे में, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें दिया हुआ है। तो पहले जो आर्टिकल 5 है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 जो है अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है ना, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब निम्न 3 शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 5 में लिखा है कौन कौन सी शर्तें हैं। पहला, वे भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है ना, वो आदमी भारत, यहाँ वो कर लेना, वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है ना, मतलब कि जितने बड़े इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर ही जन्मा हो। ठीक है, इंडिया का जितना बड़ा एरिया है उसके अंदर ही जन्मा हो। दूसरा है, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। उसका मतलब पिता या फिर माता कोई भी एक भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा कहीं दूसरी जगह से है तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये दोनों में से एक जो है वो भारत में जन्मा होना चाहिए। ठीक है, वे भारतीय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। ठीक है, वो भारतीय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले। ठीक है, मतलब कि जो जब भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। तो ये 3 कंडीशन है। अगर इन तीनों में से कोई पूरा करता है वो व्यक्ति, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 6 क्या है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि जो पाकिस्तान है वहाँ से जो लोग आए हैं, मतलब कि जैसे कि मान लो ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये इंडिया वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जो लोग आए हैं पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल 6 में। ठीक है, क्या है, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब वह 2 शर्तों को पूरा करता हो। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं, देखो। पहली शर्त है उसका या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जिस भारत का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, उस भारत में अगर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन तीनों में से 6 लोगों में से कोई भी एक अगर उस राज्य क्षेत्र में जन्मा है, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में, ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, देखो भारत शासन अधिनियम 1935 में जब बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान भी आता है उसमें। ठीक है ना, पाकिस्तान भी आता है, आज का बांग्लादेश आता है, आज का पाकिस्तान आता है। ठीक है ना, थोड़ा सा म्यांमार वाला रीजन ये सब आता है। ठीक है, तो पहले विभाजन से पहले जब अंग्रेज़ थे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इंडिया में था। विभाजन के बाद अलग हुए हैं ना, तो उस समय जब अंग्रेज़ थे तो काफ़ी बड़ा इंडिया था, वो तो बाद में धीरे धीरे टूटता गया। ठीक है ना, और लास्ट में जो है 2 मेजर पार्टों में टूटा, पाकिस्तान में और इंडिया में। और पाकिस्तान भी जो था 2 जगह था, इधर पाकिस्तान था और इधर पाकिस्तान था। ठीक है, तो 1971 में जो बांग्लादेश है, 1971 से पहले जो बांग्लादेश है वही पाकिस्तान का पार्ट था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है ना, इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये मेन पाकिस्तान था। ठीक है, 1971 में ये नया बांग्लादेश बन करके आ गया, पाकिस्तान को
यहाँ से हटा दिया गया, एक तरह से पाकिस्तान का यहाँ से जो वर्चस्व था वो हट गया। ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि मतलब कि इन 6 लोगों में से माता पिता हों, दादा दादी हों, नाना नानी, इनमें से कोई जो है भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत था उसमें जन्मा हो। दूसरी शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वाले के लिए अलग अलग है। इस स्थिति में पहले वाले व्यक्ति को, मतलब कि 1948 से पहले वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने के बाद साधारणतः भारत में ही रहें। ठीक है, साधारणतः भारत में ही रहें। मतलब कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 की ये लाइन अगर खींच दें तो इससे पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो आराम से भारत में रह सकता है। लेकिन इस तिथि के बाद, अगर ये 19 जुलाई 1948 की लाइन है, इसके बाद अगर कोई आता है, ठीक है, इसके पश्चात आने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत किया हो। ठीक है ना, अगर इस तारीख के बाद आते हैं तो आपको सक्षम अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। ये पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसे व्यक्ति नागरिक के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। मतलब कि आपने आवेदन आज किया है, उससे 6 महीने पहले से आप भारत में रह रहे हों। ठीक है ना, जब सक्षम अधिकारी के पास आपने आवेदन किया है उससे 6 महीने से पहले आप भारत में रह रहे हों, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, ये दो शर्तें हैं। ठीक है, अब जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 7 है। ठीक है, अब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि अभी जो ऊपर देखा वो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले भारतीयों की नागरिकता की बात की थी। ठीक है ना, मतलब कि पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे थे उनकी नागरिकता की बात करी गई थी। अब जो इंडिया से पाकिस्तान को गए थे, ठीक है ना, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया है, मतलब 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के पश्चात, इसके बाद, मतलब कि ये 1 मार्च 1947 की लाइन अगर इस तरह खींच लें तो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए किया तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वे स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है, ठीक है, उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई अगर व्यक्ति आया तो ऊपर लिखा था ना कि 6 महीने तक उसे कम से कम रहना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति आया है इंडिया में तो पहले तो वो 6 महीने इंडिया में रहे, ठीक है, 6 महीने इंडिया में रहे, फिर वो सक्षम अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। ठीक है, तब जो है अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्वीकार होता है तब उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये कहने मतलब है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन वो फिर वापस आया है, ठीक है, वो फिर वापस आया है तो उसके साथ अनुच्छेद 6 में जो उपबंध है, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद लौटने वाले भारतीयों के साथ जो उपबंध किया गया है वही उपबंध जो है इस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो पाकिस्तान जा कर के लौटा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम 6 महीने पहले रहना होगा उस व्यक्ति को। अगर कोई पाकिस्तान गया है और वापस आया है 1 मार्च 1947 के बाद तो पहले 6 महीने तो रहे, ठीक है ना, 6 महीने रहे, एक इतना टाइम पीरियड उसको बिताना पड़ेगा। फिर 6 महीने रहने के बाद सक्षम अधिकारी के पास जाएगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी होगी तब वो भारत का उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये तरीका है। तो ये 6वां और 7वां जो आर्टिकल है वो आप फिर से देखना एक बार, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 डेट आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तो ये वाली डेट है, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948, ठीक है, और दूसरी डेट ये वाली है 1 मार्च 1947। ठीक है, ये 2 डेट अगर याद रहेंगी तो आर्टिकल 6 और 7 के बारे में जो नागरिकता का प्रावधान है वो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है,
अब आते हैं आर्टिकल 8 पे, अनुच्छेद 8 जो है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, है ना। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है कौन? आर्टिकल 8, जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, ठीक है ना। मतलब कि जब संविधान बना तो भारत के निवासी नहीं थे, किंतु वे भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। उनका जो है एक तरह से जो संबंध है वो भारत से ही रहा है, उनके बहुत पहले के संबंध भारत से रहे हैं, तो वो माने जाते हैं भारतीय मूल के। इस अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था, जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपनी निवास के देश में भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन और उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब संविधान बना तो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं था, ठीक है ना। वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं था, लेकिन उसके जो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म इस वाले इंडिया में हुआ था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था, ठीक है, जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, ठीक है ना। मतलब उसके दादा दादी जो नाना नानी थे वो इस वाले देश में थे, इसमें जो परिभाषित भारत है उसमें थे, लेकिन वो अभी जो है दूसरे देश में रह रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा कब? यदि जहाँ पे वो रह रहा है ना वहाँ पे जाए, भारत की एम्बेसी में भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन करें। मतलब कि जो वहाँ भारत की हर देश में एम्बेसी होती है ना, तो वहाँ की भारत की एम्बेसी में जाए, वहाँ पर अपने जो है अपनी नागरिकता के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दे, ठीक है ना, आवेदन दे, मतलब वहाँ पे आवेदन दे और उसका आवेदन उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है, उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के फिर से समझना कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है जिसके नाना नानी, दादा दादी या माता पिता, ठीक है, इनमें से कोई उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 वाले देश में थे, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति अभी जो है मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में रहता है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है अमेरिका में रहता है, ठीक है। अब इसको जाना पड़ेगा नागरिकता के लिए, ये भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो इसको जाना पड़ेगा भारत के जो राजनयिक काउंसिल, मतलब कि भारत की राजनयिक जो एम्बेसी होती है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे एप्लीकेशन देगा कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है। तो जब ये आदमी जब वहाँ पे जाएगा एम्बेसी में, वहाँ पे एप्लीकेशन देगा तो वो स्वीकार कर लेते हैं अगर, ठीक है ना, उसका आवेदन अगर स्वीकार कर लेते हैं और पूरी प्रक्रिया पूरी करके इसको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है ना, इस तरह। तो ये भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये इंडिया का नागरिक नहीं था, बाहर का था और इसने इस तरह से नागरिकता अर्जित कर ली। अब आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 क्या है? ये है आर्टिकल 9 में नागरिकता का समापन है, ठीक है ना। अब देखो आर्टिकल 5 में जो है बताया गया है कि नागरिक कौन है, ठीक है। इसमें बताया गया है पाकिस्तान से जो है इंडिया आया है, ठीक है ना, प्रयोजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, और फिर वापस आया है इंडिया को, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 8 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया का नागरिक नहीं है, ठीक है ना, किसी दूसरे देश का है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो किस तरह भारत का नागरिक बन सकता है? उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी जो है इस वाले इंडिया में थे, ठीक है ना, मतलब वो भारतीय मूल का है लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि नागरिकता का समापन कैसे होता है, ठीक है, नागरिकता किसी की ख़त्म कैसे हो जाएगी। तो नागरिकता ख़त्म करने के कुछ तरीके हैं, जैसे किसी देश की नागरिकता अगर स्वेच्छा से अर्जित
कर ले कोई व्यक्ति तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर किसी को भारत की नागरिकता छोड़नी है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जाके किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है। वो अपने आप इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। जब मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चला गया, मान लेते हैं यूरोप, ठीक है, और वहाँ पे उसने किसी देश की नागरिकता ले ली यूरोप में, ठीक है, तो इंडिया की उसकी नागरिकता अपने आप चली गई जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति है मान लो तो रूस चला गया और उसने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो अपने आप इंडिया का नागरिक वो नहीं रह जाएगी, उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वहाँ की वो नागरिकता लेगा, यहाँ की नागरिकता चली जाएगी, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई एप्लीकेशन नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता, ठीक है ना। मतलब अगर आर्टिकल 10 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि अगर किसी नागरिक की नागरिकता छीननी है तो संसदीय विधान का यूज़ किया जाएगा और किसी तरीके से उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है, 11 में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 11 में, ठीक है। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता से संबंधित विधान कौन बनाएगा? संसद, ठीक है ना। कोई स्टेट ये नहीं कहेगा कि हम बनाएंगे नागरिकता के लिए कानून, ठीक है ना। कि कल को कोई स्टेट कहेगी, यूपी या राजस्थान या फिर एमपी कहे कि हम नागरिकता के लिए कुछ कानून बनाने जा रहे हैं, तो संसद कहेगी ना ना, आपके पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता के संबंध में केवल संसद ही कानून बनाएगी, कोई राज्य नहीं बनाएगा, कोई यूटी नहीं बनाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर जो है धारा 7 में, ठीक है, धारा 3 से लेकर धारा 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन कर लेना, यहाँ अर्जुन हो गया, ठीक है। नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं, ठीक है। अर्जन लिखना है, यहाँ पे अर्जुन लिख गया वो टाइप करने में, ठीक है ना। नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? जन्म से नागरिकता, ठीक है, जन्म से नागरिकता। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। तो जन्म, वंश और तीसरा पंजीकरण। फिर है देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसका अर्थ लंबे समय तक भारत में निवेश की जगह यहाँ पे शायद निवास होगा, एक सेकंड, निवास कर लेना, ठीक है। यहाँ पे निवास कर लेना, ठीक है, निवेश हो गया, निवास कर लेना। यहाँ पे निवास के आधार पर नागरिक बन जाने से, ठीक है। लंबे समय से अगर कोई यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नागरिक बन सकता है देशीकरण के द्वारा। इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेचुरलाइजेशन से। ये यहाँ पे निवेश की जगह निवास कर लेना, ठीक है। किसी क्षेत्र में भारत का भाग बनने पर भारत सरकार विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक। मतलब जैसे मान लो कल के लिए हम कोई नया एरिया जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो हम जो है भारत सरकार वहाँ पे जो है नियम कानून बना के बताएगी कि वहाँ के जो नागरिक हैं किसको भारत का नागरिक माना जाए, किसको नहीं माना जाए, ठीक है। कल को अगर मान लेते हैं कोई नया एरिया जो है कब्जा कर ले इंडिया, ठीक है ना, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको नागरिकता किस तरह देनी है ये कौन बताएगा? भारत सरकार, ठीक है ना। कौन सरकार बताएगा? भारत सरकार निर्दिष्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर उस एरिया को कोई यूटी बना दिया तो यूटी का जो है मालिक होगा, मतलब एक तरह से जो यूटी को चला रहा है, मतलब कि गवर्नर या फिर एलजी, तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ भारत सरकार बताएगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें थी, ठीक है ना, कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत जन्म से वंश के आधार पर पंजीकरण द्वारा, ठीक है, और फिर मतलब कि लंबे समय से रह रहा हो उसके आधार पर, और फिर अगर कोई नया क्षेत्र कब्जा किया है इंडिया ने तो वहाँ के लोगों को नागरिकता कैसे दी जानी है उसके बारे में भारत सरकार बताएगी, ठीक है। अब इसी जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें धारा 8, 9 और 10 में नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 स्थितियाँ बताई गई हैं।
पहला है नागरिकता का परित्याग अगर कोई कर दे, ठीक है, नागरिकता का परित्याग। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा कोई व्यक्ति तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। किसी देश की अगर नागरिकता कोई ले ले तो उस व्यक्ति की नागरिकता अपने आप चली जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान का अगर अनादर कोई करता है, अनिष्ठा आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है भारतीय संविधान का अनादर करता है, अनिष्ठा करता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं 8, 9 और 10 में नागरिकता की समाप्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई अपने मन से नागरिकता का परित्याग करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। अगर कोई संविधान का अनादर करता है, अनिष्ठा करता है, तो उसकी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है ना, नागरिकता के संबंध में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको कई बार देखना क्योंकि ये इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं टफ हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। लेकिन आप 2-3 बार अगर देख लोगे, ठीक है ना, एक बार देख लो अभी नहीं है, फिर 2-3 दिन बाद ये वीडियो देख लेना तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपको देने हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट में, ठीक है ना। और पिछली वीडियो अगर आप देख लोगे, ठीक है ना, पिछली वीडियो देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली तो देख लीजिए, ठीक है ना। पिछली वीडियोज़ में मैंने जो है वो डिस्कस किया है, जैसे कि मैंने शुरू से ही पूरा पॉलिटी डिस्कस किया है। 1973 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का जो एक्ट है वहाँ तक डिस्कस किया है। फिर प्रियम्बल डिस्कस किया है, ठीक है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, वो डिस्कस किया है, ठीक है। प्रस्तावना के बाद जो है भारतीय संविधान संशोधन, जितने भी संशोधन हुए इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया है। फिर जो दूसरे देशों से क्या क्या लिया गया है संविधान में उसको डिस्कस किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। और आज नागरिकता डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है नागरिकता बता दूँ कि नागरिकता भाग 2 का है, ठीक है, भाग 2 का पार्ट है। उससे पहले इसमें लिखा हुआ था, ये देखो, ठीक है, भाग 2। भाग 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आज भाग 2 डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मूल अधिकार डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो जो है आर्टिकल जो है 12 से लेकर के पूरा 35 तक, ठीक है, वहाँ तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो मूल अधिकार पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सीटेट के लिए कर रहे हैं या यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी की, ठीक है, सीडीपी की, ठीक है, वीडियो पढ़ी है। और एनवायरनमेंट की वीडियो पढ़ी है। एनवायरनमेंट की वीडियो सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और यूपी पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूपी पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना। हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं और सीडीपी के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सारे देख लीजिए, काम आएंगे आपके, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।